रमज़ान साहब से एक बहुत बड़ी शिकायत करनी पड़ी मुझे। वो इस सूरत में कि जब आपने इतने बड़े स्कॉलर्स की तकरीरें रखी और फॉरेन पॉलिसी के बारे में वो सब कुछ आपको बता के गए, तो मुझे फिर बुलाया आपने। अब मेरे पास रह क्या गया और फिर उन्होंने दो प्रोफेसर बुलाए, एक छोड़ के दो और दो सियासतदान बुलाए, और उसमें डिप्लोमेट एक ही आके फंस गया था। चलो नहीं ठहरा ये लगाए सरो। बहरहाल उपायो थींदो। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या फॉरेन पॉलिसी ये ना लेता हूँ मां समझा। देखो बोले चेक किए अच्छा उधर लीड निकाल दो बेटा। पैरों स्लाइड में नेक्स्ट प्लीज़। हाँ है तो ही है अथई। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। I was carefully listening to my friends. ओ मेरे ख्याल में उर्दू और सिंधी मैं अपने दोस्तों को बड़े तवज्जो के साथ सुन रहा था। बहुत अच्छी तकरीरें हुई और फॉरेन पॉलिसी के कई पहलू हमारे सामने आए। एक तो प्रोफेसर चांडियो साहब ने बहुत अच्छी बातें की, साथ में नईम साहब थे, ज़ुबैर साहब तो माशाअल्लाह पूरी तारीख़ हमारे सामने रख के गए हैं। सवाल सिर्फ़ इतना पैदा होता है कि फॉरेन पॉलिसी आप कब बनाते हैं और किस तरह बनाते हैं।
और कौन बनाता है? अगर आपका मुल्क लेटेस्ट है कि उसको इकनॉमिक की सख्त ज़रूरत है, फाइनेंशियल मदद की सख्त ज़रूरत है, और साथ में उसको सिक्योरिटी थ्रेट भी है, और जब मुल्क बना है तो दोनों साइड से डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, आप पे बोझ पड़ रहा है, आपको समझ नहीं आता कि आप इसको किस तरह संभालें। आपका जो पेरेंट डिपार्टमेंट आप उसको कहें या जिसके बगल से पासीरे में पैदा थे आए हो, उन जो रवैयो तव्हां सां छा आहे? तव्हांजो जेको हिसो हुयो फाइनेंसिस में उहो बंदि थी वियो, न ॾींदासीं। फ़ौज में एम्यूनेशन में जेको हिसो हो न ॾींदासीं। जेके दरिया असांजे वस में उन्हनि जो पाणी फेराईंदासीं। हाणे मूंखे ॿुधायो, ग़लतियूं असांखां थियूं, इन ग़लतियुनि जो तो जेको आहे सो नतीजो अञा ताईं असां अभी तक हम वो नतीजे भुगत रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि उस वक्त अगर आप पावर में होते तो आप क्या करते? ऐसे दोस्तों के तलाश में निकलते जो आपको फाइनेंशियली मदद कर सकें और आपको एक ताकतवर मुल्क की जो अज़ाइम हैं उससे आपको बचा सकें। तो मेरे ख्याल में जो हमारे इब्तिदाई हुक्मरान थे, उसमें आप लियाकत अली ख़ान कहें या जिन्ना साहब हो जाऊँ, जिन्ना साहब ने कितना कैलकुलेटेड आदमी था, हर चीज़ हर कदम फूंक फूंक के वो उठाते थे। ये उनका तुर्रा इम्तियाज़ है और अपने विल के बहुत मजबूत आदमी थे। ब्रिटिश इंडिया के ऑफिसर्स, कांग्रेस के लीडर्स अपनी तरफ, जो मुसलमान पाकिस्तान मूवमेंट के ख़िलाफ़ थे वो अपनी जगह पे, इन सब की मुखालिफत के बावजूद कायद आज़म ने आपको एक जुदा मुल्क लेके दिया। इसकी अहमियत हमारे नज़र में कम हो। हम नेशनलिस्ट हैं, हम कहते हैं कि हमारा जो सरज़मीन है वो पाकिस्तान के वजूद से सदियां पहले मौजूद था, बिल्कुल था। इसी नमूने से पंजाब भी मौजूद था, बलूचिस्तान मौजूद था, KPK अगर था तो अफ़गानिस्तान का हो सकता है हिस्सा हो, लेकिन था। इससे मैं बहस नहीं कर रहा, मैं बहस इस चीज़ से कर रहा हूँ कि उस वक्त इनका रिएक्शन क्या था। कायद आज़म ने फ़ौरन इस्फ़हानी साहब को वाशिंगटन क्यों भेजा कि जाओ अमेरिकन को समझाओ कि हमने मुल्क मज़हब के नाम पे नहीं लिया, हमारे ये इख्तलाफात उनके साथ थे, ये हमने उनके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज मांगे थे जो उन्होंने नहीं दिए, तो मुल्क तकसीम हुआ। असफानी साहब को भेज दिया, बाद में उसको वहाँ पे सफ़ीर भी मुकर्रर कर दिया। ये तो असफानी साहब के जाने के बाद, क्योंकि सदर ट्रूमैन का उस वक्त ट्रूमैन डॉक्ट्राइन भी उसने दिया था, और फिर उन तमाम ममालिक की वो मदद कर रहे थे जिनको सोकल आप कहें कि वो कम्युनिज़म से ख़तरा था, उनकी वो हिफाजत ग्रीस को दिया उसने, टर्की को दिया, क्योंकि वहाँ पे जो इंटरनल इंसर्जेंसी पैदा हुई थी तो वो समझ रहे थे ये कम्युनिस्ट करवा रहे हैं। ईरान में भी यही हुआ। तो ठीक है, उस वक्त हमने वाशिंगटन गए, फिर उनके अलायंस में आए, सब कुछ हुआ। लेकिन सिर्फ मैं इतना
कहता हूं कि उस अलायंस में जाने के बाद, जाने की वजह से क्या हमने सब कुछ खोया? पाया कुछ नहीं। आपने बहुत कुछ पाया। सबसे पहले इसको आगे कौन करने वाला होगा? साईं वेहो तो ना थोड़ो नेक्स्ट ते वञो, हे त ईअं हुन हा हिते छॾियोसि थोरो। हाणे मां 10-11 पॉइंट्स जेको आहे सो दोस्तनि जे लाइ लिखी आयो आहियां। तव्हां पहिरें ॾहाके में जेकॾहिं ॾिसो त असां पंहिंजो जेको आहे सो इकोनॉमी इन्हनि जे मदद सां मज़बूत कयो। वी स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच। अशफाक साहब ने एक बात बड़ी सही लिखी थी कि हमने बबोल के दरख्त के कांटों से शुरू किया और न्यूक्लियर पे पहुंच गए। वाकई मैंने तो नहीं देखा था, लेकिन उस ज़माने के लोग कहते हैं कि दफ्तरों में जाते थे हम लोग तो वहाँ पे पिन नहीं होते थे, बबोल के कांटे लगा के कागज़ों को जोड़ते थे। आई डोंट नो, मैं दावा ये नहीं करता कि ये सच्ची बात है या गलत बात है, लेकिन वी स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच। PIDC किस ज़माने में बना है? आपका जो इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट हुई है वो पहले 10 जो आपके डिकेड है, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ दैट, जो इनके साथ अलायंस में थे। और फिर जो आपकी फौज का ये हाल था, कायदे आज़म उनको कहता है उसको उनको फौजी हुकूमत भेज दो जो ट्राइबल्स गए हुए हैं कश्मीर छुड़ाने के लिए। तो इंग्लिश कमांडर इन चीफ कहता है उनको कहा आई कैन नॉट स्पेयर माई आर्मी फॉर इट, इनकार कर देता है। आपके पास कुछ भी नहीं था। उसी फौज को आपने इतना ताकतवर बना दिया कि 64 में अयूब खान कहता है कि दिस इज ए स्ट्रांग आर्मी, इट कैन चैलेंज एनी एनिमी। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया उनमें? लेकिन हम पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है, जब हम कोई चीज़ हमें मिल जाती है तो हमारे अंदर एक सेंस ऑफ ट्रम्फिलिज्म पैदा हो जाता है, फातिहाना। और वो जो फ्रेंच ब्रावदो कहते हैं, ब्रावदो, वो जीअं सिंधी में चवंदा ड्राड़ू हणणु, खामखा विढ़णु। फौज तव्हांजी एतिरो स्ट्रांग, तव्हांखे कॉन्फिडेंस, तव्हां जेको आहे सो जेके सरक्रीक में सरक में झड़पूं हुयूं हल्कियूं, तव्हां उन्हनि खे इंडिया खे जेको आहे सो हुन में पसपा करे छॾियो आहे। ऐं तव्हां में एतिरो कॉन्फिडेंस आयो तो तव्हां यू स्टार्टेड द माइंडलेस स्कीम ऑपरेशन जिब्राल्टर। एम आई राइट सर? क्यों किया? क्या जरूरत थी? क्या हम कश्मीर को इस तरह छुड़वा सकते थे? वो कहते हैं कि जिसमें 4 लोग शामिल थे, सिर्फ जनरल अयूब था, आर्मी का चीफ था जनरल मूसा, अख्तर मलिक साहब थे जनरल, जुल्फ़कार अली भुट्टो, शायद अजीज़ अहमद उनका डिप्टी, 5 लोग। इवन आपके एयर चीफ को पता नहीं था। पहले एयर मार्शल असगर खान, बाद में एयर मार्शल नूर खान बना, उनको भी पता नहीं था। जब उसको इधर उधर से सुनगुन हुई और उन्होंने पूछा, उसको कन्फ्रंट किया आर्मी चीफ को कि आप लोगों ने मुझे क्यों एतमाद में नहीं लिया, तो जनरल मूसा उनको कहता है कि रेस्ट अश्योर्ड, टेक इट ईजी, वी विल नेवर नीड यूर एयर फोर्स। हम यहाँ से वॉक करेंगे सीधा, अखनौर से आगे उनको काटेंगे, फिर जो है ना वो कश्मीर पे कब्जा कर लेंगे। फिर जब बात नहीं बनी तो वो हमेशा ये होते हैं, कामयाब होते हैं तो
सहरा अपने सर पे। जब नाकाम होते हैं तो फिर ज़िम्मेदार जो है सिविलियंस हैं। उन्होंने कहा ये भुट्टो साहब ने गलत मशवरा दिया था प्रेसिडेंट को कि इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर पे हमला नहीं करेगा। Was Bhutto stupid? He was the most intelligent person, politician you ever had after कायदे आज़म। मैं उसका हामी नहीं हूँ पॉलिटिकली, स्टिल आई एम अगेंस्ट द पीपल्स पार्टी, लेकिन जो बंदा था और फिर प्रेसिडेंट, वाज योर प्रेसिडेंट स्टूपिड इनफ कि एक बंदे के मशवरे पर जंग शुरू कर देता है? वेयर वाज योर आईएसआई, वेयर वाज योर इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस, सिविलियन इंटेलिजेंस, जिसको देख के प्रेसिडेंट्स फैसले करते हैं, नॉट ऑन द एडवाइस ऑफ अ सिंगल पर्सन। हमसे गलती हुई, अमेरिकस ने हमारा बंद कर दिया, हर शय बैन कर दी, पाबंदी भी लगा दी, साथ में इंडिया पे भी पाबंदी लगा दी। ताशकंद में बातें हुई। ताशकंद में अयूब खान जाते हैं, वेरी टॉल हैंडसम मैन, और साथ में कौन उसके साथ बैठा है, मुज़ाकरात कर रहा है? शास्त्री लाल, इतने से कद का सर। But he was a very strong person. Take it from me. अयूब खान ने, भुट्टो साहब ने कहा कि हमने जितने भी सजेशंस दिए, उसने कहा नो सर, then I cannot go back to India and face my people. मुझसे ये काम मत करवाओ, I cannot. They were accountable, feeling accountable to the people of India. Like an iron man, he was standing there. जिस चीज पे साइन किया हमने, even there was no mention of Kashmir in it. Am I right, चांडियो साहब? कश्मीर पे लड़ाई हुई है, कश्मीर पे बातें हो रही हैं, और कश्मीर का उसमें जिक्र ही नहीं है, नाम ही नहीं है। We accepted this. We signed it. Bhutto was against it. इकबाल आखून साहब अपने मेमार्स में लिखते हैं, मेमार्स ऑफ अ बाईस्टैंडर, कि रात को देर से मुझे पता पड़ा कि शास्त्री साहब गुजर गए, हार्ट अटैक में मर गए थे ना, ताशकंद में ही। तो कहता है मैंने भुट्टो साहब को जगाया, कहा सर द डेविल हैज डाइड। भुट्टो साहब का जवाब कहता है मुझे मिलता है कि देयर्स आर आर्स। उनका मरा है या हमारा डेविल जो है? उन्होंने कहा जी उनका। भुट्टो वाज सो डिस्गस्टेड, सो एंग्री। लेकिन भुट्टो साहब की अपनी वीकनेसेस थी, ही वॉज पावर हंग्री। वापस जब आए तो अयूब खान ने उस पर हाथ फेर दिया और काफ़ी वक्त तक तकरीरें करके वो ताशकंद के मुआहदे के को डिफेंड करते रहे। फिर भुट्टो साहब को फारिग किया, तो उसके बाद ताशकंद का जो है ना वो एनी हाउ सर, हमारे जो इकानमी हमने बिल्ड किया, मुल्क को न्यूक्लियर बना दिया, चाहे किसी तरीके से भी, जायज़ तरीके से नाजायज़ तरीके से, लेकिन बना दिया हमने। आप दे, लेकिन जब सोवियत यूनियन ने हमला किया तो ही वॉज नेक्स्ट डोर। मैं उसकी हिमायत नहीं करता कि बाद में, अब तो खुद अपने फ़ौजी भी उसकी हिमायत नहीं करते हैं। तो ज़िया-उल-हक़ साहब
अमेरिकन के साथ मिलके उनको अफ़गानिस्तान में रोका, बल्कि मजबूर किया विड्रॉ करने के लिए। क्योंकि बाद लोगों का एनालिसिस ये था कि सोवियत यूनियन वाले अफ़गानिस्तान में स्टेबलाइज करके ख़ुद को, उसके बाद उनका नेक्स्ट जो पड़ाव होगा वो बलूचिस्तान में होगा, वाम वाटर्स पे होगा, जो उनका पुराना ख्वाब है। इसमें बहुत बड़ी किताबें आई हैं, उस पर फ्रांसिस फकूमा ने भी लिखा हुआ है। तो ये हमारे जो, मैंने यहाँ आप इसको देख लें, ये हमारे उस ज़माने में जो, यानी थोड़े बहुत जो हैं। फिर हमने सोवियत यूनियन के बाद या 71 की वार के बाद इंडिया के साथ ताल्लुकात रीसेट किए, मॉस्को के साथ दोबारा भुट्टो साहब ने उसको किया और हमने सुपर पावर्स के साथ बहाल किया। और दूसरी सबसे बड़ी बात, दो वो ही हैड अ डिक्टेटर, अ जनरल रनिंग दिस कंट्री, लेकिन अमेरिका और चाइना के दरमियान में मीडिएशन का जो काम है वो हमने किया है। इन दोनों ताकतवर मुल्कों को आपस में मिलाना या उनके साथ ताल्लुकात बहाल करवाने के लिए जो कुछ इंटरमीडिएट हमसे हो सका हमने किया। यहीं से रावलपिंडी में उसको रखा और वहीं से वो सीक्रेटली फ्लाइट करके उधर गया चुन लाई के साथ, हेनरी किसिंजर। तो उसने वहाँ बात की और फिर ताल्लुकात बहाल हुए। और चाइनीज़ अभी तक पाकिस्तान के लिए ग्रेटफुल हैं, मशकूर हैं कि आप लोगों ने ये हमारे लिए काम किया। इसको नेक्स्ट चला दें भाई। सर वो तो 10-12 आपने देखे होंगे, मैंने जो अकॉर्डिंग टू मी दे वर अवर सक्सेसेस। लेकिन बाकी बहुत अरसा बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो, जैसे मैं बताऊं आपको कि ज़िया-उल-हक के ज़माने में बड़ा पैसा मिला हमें अमेरिकन्स की तरफ से। अभी अमेरिकन्स कहते हैं और किताबों में आया है कि हमने ज़िया-उल-हक को फ्रॉम 83 टू 89 तकरीबन $15 बिलियन दिए थे उस ज़माने में। $15 बिलियन in 89 was a hell of amount। लेकिन आई एम सॉरी टू से कि इतनी बड़ी इमदाद और ग्रांट उसका नीचे ट्रिकल डाउन करके पब्लिक तक कुछ नहीं आया। न यहाँ पे एजुकेशन में फ़र्क आया, न पब्लिक डेवलपमेंट में फ़र्क आया, न को बहुत अच्छी किस्म के आला किस्म की यूनिवर्सिटीज़ बनी पब्लिक सेक्टर में, न अच्छे स्कूल पब्लिक स्कूल बनाए गए। जब तक आप अपने लोगों के एजुकेशन पे, उनके डेवलपमेंट पे, उनके कैपेसिटी पे ख़र्च नहीं करेंगे, आपकी फॉरेन पॉलिसी आपके लिए बेकार है, आपके लिए किसी काम का नहीं है। बिकॉज फॉरेन पॉलिसी इज़ रन बाय द पीपल। चाइना की जो इस वक्त आप सूरत हाल आप देख रहे हैं, 86 की बात है कि उनका एम्बेसडर अफ्रीका से हमारे साथ था, वहाँ से ट्रांसफ़र होके वापस हो जा रहा था। उसने कहा मैं वापस जाऊँगा तो मुझे साइकिल मिलेगी और एक कमरे का अपार्टमेंट मिलेगा रहने के लिए, और दफ्तर मैं साइकिल पे आता जाऊँगा। वहाँ पे वो एक ही हैड ए ह्यूज मर्सिडीज़। वो कहता ये मुल्क की वजह से, मेरे लिए नहीं। तो आइए कि ये हमारे फॉरेन पॉलिसी में जो लैप्सेस हैं या नाकामियां हैं वो किस वजह से हैं। तो जो मेरे जहन में आया है, मैं कहता हूं कि देखें कि ये हम आगे निकल गए हैं, मेरे ख्याल में पीछे अगर इसका लें थोड़ा सा, हाँ इसके बाद खैर सबसे पहले जो है वो कहते हैं कि जी आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो सिक्योरिटी सेंट्रिक है और अलायंस डिपेंडेंट है और ये है, सब कुछ है। लेकिन ये काफ़ी नहीं है कि आप
डीपर जाएं और अपने फॉरेन पॉलिसी को समझने की कोशिश कर लें, वो ये है कि आपकी पॉलिसी जो है वो एम्बिशन और कन्फ्यूजन के दरमियान में है, प्रिंसिपल और प्रैग्मेटिज्म के दरमियान में, आइडेंटिटी और इनसिक्योरिटी के दरमियान में। जहां आप एम्बिशंस की बात करते हैं वहाँ आपके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है। रशिया का प्रॉब्लम यही है, रशिया हमेशा से यूरोप में सुपर पावर बनना चाहता है, लेकिन उस सुपर पावर की स्टेटस को मेंटेन करने के लिए उनके पास इकोनॉमी नहीं है। बावजूद इतना बड़ा ज़ख़ीरा है तेल का और गैस का, क्योंकि सारा कुछ उनका एक्सपोर्ट डिपेंड करता है यूरोप पे। तो वो कहते हैं कि हम सुपर पावर हैं, लेकिन इसको स्टेटस को मेंटेन करने के लिए दे डोंट हैव द रिसोर्सेज। हमारे भी एम्बिशंस बड़े हैं, लेकिन बट वी डोंट हैव रिसोर्सेज। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो मास्टर ऑफ मॉडर्न डिप्लोमेसी है हेनरी किसिंजर, वो कहता है कि योर फॉरेन पॉलिसी विदाउट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड मिलिट्री पावर इज़ नथिंग। हमारे पास मिलिट्री पावर तो है, लेकिन इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं है। सो हम अपने एम्बिशन किस्म के जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको सस्टेन करने के लिए वी डोंट हैव रिसोर्सेज। अब उसकी वजह क्या है, आप देखें कि सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस इन पॉलिसी मेकिंग। दूसरे मुल्कों में फॉरेन पॉलिसी जो है ना, आपके सिविलियन लीडर्स बनाते हैं, इनपुट लेते हैं। इवन अमेरिका में भी पेंटागन से इनपुट लिया जाता है, या उनके दूसरे जो एजेंसीज हैं उनसे इनपुट लिया जाता है, लेकिन सिविलियंस बनाते हैं, सिविलियंस अप्रूव करते हैं, वो इम्प्लीमेंट करते हैं। बट वी हैव अ डिफरेंट सिचुएशन। हमारे यहाँ देयर इज़ अ इम्बैलेंस बिटवीन एस्टेब्लिशमेंट एंड सिविलियन लीडरशिप, और एस्टेब्लिशमेंट हैज़ द अपर हैंड। और पर्टिकुलरली 3-4 मुल्कों के लिए मैं आई डेयर टू टेक द नेम्स। अगर मैं उठवाया गया तो फिर शाह साहब मेरे लिए बहुत कोशिश करेंगे। सो इट इज़ USA, अफ़गानिस्तान, इंडिया एंड मे बी नाउ ईरान। So we have their input, their approval for this policy. और नेक्स्ट आपका आता है कि ये हमें ये इम्बैलेंस ख़त्म करना होगा किसी सूरत में, अगर फॉरेन पॉलिसी में। नेक्स्ट आइए आप कि बैलेंस योर डिफेंस विथ इकोनॉमी। डिफेंस आप अपना मजबूत रखें, बिल्कुल। यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी एवेंचुअलिटी। आप मिसाइल्स भी डेवलप करें, आप हथियार भी ले लें, बट फॉर द गॉड सेक अपने इकोनॉमी को भी दिखा रहे हैं, उसके मुताबिक उसको करें तो अच्छा है। वी एज अ कंट्री विथ वीक इकोनॉमी, ये मेरा ईमान है, किसी भी आर्म रेस में सर्वाइव नहीं कर सकते। क्या हुआ सोवियत यूनियन का? देयर इकोनॉमी वाज ओवर स्ट्रेच्ड। इधर उधर दे दो, ये करो इस मुल्क के लिए, कम्युनिस्ट हो गया, यहाँ उनको दे दो, उनको इधर दे दो, इधर फौज भेज दो, ये करो वो करो। बट फाइनली व्हाट, वेस्टर्न दुनिया ने इसको बिल्कुल टारगेट किया हुआ था कि इनको इसी में उलझाए रखो और इकोनॉमिकली वीक करो, दे विल कोलैप्स, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड। न्यूक्लियर आर्म्स, स्ट्रांग फौज, वो वारसा पैक्ट के, आई थिंक दे हैड इवन more weapons than USA या NATO, but they finally collapsed economy की वजह से। So don't put unsustainable load on your economy.
अच्छा, एक दूसरी चांडिल साहब ने भी बात की और हमारा शुरू से ये रहा है और अंडर डिस्कशन भी रहा है कि वी सीक स्ट्रेटजिक डेप्थ इन ईरान और इन अफगानिस्तान। वो वजह ये है कि अफ़गानिस्तान में और इंडिया और हमारे दरमियान इलाक़ों में जो है ना ज़्यादा वो नहीं है, तो इसलिए हमें स्ट्रेटजिक डेप्थ होना चाहिए। तो हमारे पास इर्द गिर्द मुल्क कौन से हैं? चाइना में तो हम कर नहीं सकते। ईरान इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंट्री आल्सो, इट रिएक्ट्स वेरी स्ट्रांगली। अफ़गानिस्तान, तो मैं कहता हूँ ये गलत पॉलिसी है। स्ट्रेटजिक डेप्थ की बजाय आप इकनॉमिक डेप्थ की बात कर लें, ट्रेड की बात कर लें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, कनेक्शन की बात करें, कनेक्टिविटी की बात कर लें। ट्रेड, इकनॉमिक इंटरेस्ट, इकनॉमिक interconnected will define your frontiers, not the weapons। जैसे सोवियत यूनियन के साथ हुआ, जैसे यूगोस्लाविया में हुआ। यूगोस्लाविया कहाँ है? एक वक्त था टीटो मार्शल कन्फ्रंटेड जुल्फकार अली भुट्टो व्हेन भुट्टो वाज प्राइम मिनिस्टर, चले गए थे। भुट्टो वाज लेफ्टिस्ट। तो वो भुट्टो को कहते हैं कि भुट्टो साहब, योर कंट्री इज़ वेरी आर्टिफिशियल, पाकिस्तान इज़ आर्टिफिशियल। आखिर आगे भी भुट्टो बैठे हुए थे, उन्होंने फ़ौरन ही रिटॉर्टेड। उसने कहा नॉट मोर आर्टिफिशियल देन यूगोस्लाविया, आपका मुल्क तो इससे ज़्यादा आर्टिफिशियल है। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि इवन सोवियत यूनियन वाज मोर आर्टिफिशियल देन पाकिस्तान। सोवियत यूनियन ने कम्युनिज्म इनकलाब से बहुत पहले सेंट्रल एशिया को फतह कर लिया था, आमू दरिया पे पहुँच गए थे। जी सर, मुझे पता था। आमू दरिया पे पहुँच गए थे। उसके बाद इनकलाब आया और ये उनके ज़ेर तसल्लुत आ गए सारे इलाके, और बाकियों को बाद में ले आए वो। तो दिस इज़ हाउ, इसलिए मैं कहता हूँ कि सोवियत यूनियन वाज आल्सो, इसलिए जब वो कोलैप्स हुआ तो हर एक ने ऐलान कर दिया हम आज़ाद हैं, आज़ाद हैं। नेक्स्ट भाई, अच्छा इसमें एक चीज़ है कि आप नॉन अलाइनमेंट और प्रिंसिपल नॉन अलाइनमेंट को प्रैक्टिस कर लें। ये मैं नहीं कहता कि हम जो है ना अमेरिका के साथ ताल्लुकात न रखें, सोवियत यूनियन के साथ न रखें, अफ़गानिस्तान के साथ न रखें या ईरान के साथ रखें सबके साथ, बट किसी कैंप में न जाएं। ख़ासकर यूएसए और उसके चाइना के दरमियान आप किसी कैंप में मत जाइएगा। योर बायलैटरल रिलेशंस विथ यूएसए शुड नॉट इम्पैक्ट योर रिलेशंस विथ चाइना, एंड दिस अप्लाइज टू एवरी कंट्री, जिस मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात हैं। जी जनाब। अच्छा, डिसएंगेजमेंट, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। पाकिस्तान, 5 मिनट में, पाकिस्तान इज़ लोकेटेड एक इम्पॉर्टेंट जगह पे है, साउथ एशिया, साउथ वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया। वी आर सिटिंग ऑन द माउथ, वेरी इम्पॉर्टेंट। जोग्राफिकली आवर सिचुएशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। लेकिन इससे हमने फ़ायदा क्या लिया है? मिडिल ईस्ट, सारी उम्र हम मिडिल ईस्ट, एक दफ़ा हमने कहा कि 0 + 0 + 0 = 0, सारे अरब हमारे पीछे पड़ गए। वो हमारे एक प्राइम मिनिस्टर थे लिबरल किस्म के, उसको माफ़ी मांगनी पड़ी है वो।
तो अरबों के साथ हमने बड़ा अच्छा मतलब साथ दिया उनका। बट आपने देखा होगा कि जब पाकिस्तान पे बुरा हाल आया और हमारे अपने अमाल की वजह से आया इकॉनमी, एक इनिशिएटिव आपके फार्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने लिया, वो ऐसे का उन्होंने कहा मलेशिया और पाकिस्तान और टर्की उसका एक ग्रुप बुला लेंगे। एंड आपको धमकी मिली एक गल्फ दोस्त की तरफ से, मुल्क की तरफ से, कि जी अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर मेरे पैसे वापस कर दें। और पैसा भी केड़ा बड़ा है, कितने बड़े थे, 3 बिलियन डॉलर थे मेरे ख्याल में। उन्होंने कहा फ़ौरन मेरे पैसे वापस कर दो। ये ऐसे स्ट्रीट में दो लड़ाइयाँ होती हैं ना, वो इस तरह होता है। अच्छा आप ये कर रहे हैं तो मेरे पैसे वापस कर दो भाई। ये हमें दिन भी देखने पड़े। फिर उन्होंने जाके कहा कि 30 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हम इंडिया में कर लेंगे। एक और मुल्क ने कहा कि हम इतने का वहाँ करेंगे। एक दूसरे से बातें ले जा रहे थे। और 3 दिन की जंग क्या हुई, नुकसान उनका हुआ या हमारा हुआ, मैं इस पे बहस नहीं करता, लेकिन उनकी वजह से सिक्योरिटी डायनामिक्स चेंज हो गए। अब वही ब्रदर कंट्रीज हैं, उन्होंने कहा जी मेरे साथ डिफेंस में ये पैक्ट कर दो, एक और कह रहा है मेरे साथ कर दो, एक कह रहे हैं। ये खुदा की शान है, बस ये भी देखते रहे। तो खैर पाकिस्तान ने उससे फ़ायदा आज तक क्या लिया है, उससे फ़ायदा मुझे बताएं। इन्वेस्टमेंट क्या, ठीक है पेट्रोल ले लिया आपने उधार पे या डिफर्ड पेमेंट। और दूसरी जो सबसे अहम मुल्क है, खिता है, वो है सेंट्रल एशिया। कैन यू बिलीव मी कि एक रिपोर्ट है कि 2025 में इंटरनेशनल कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल विल बी मोर देन 120 मिलियन बैरल्स। अभी ज़्यादा हो गया होगा, बट द रिपोर्ट इज़ ओल्ड बिट, इतना ज़्यादा नहीं, 2-3 साल पहले। एंड 42% ऑफ दिस ऑयल विल कम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, यानी 6% ऑफ इंटरनेशनल कंजम्पशन। और फिर आप उज़्बेकिस्तान जाए, 5th largest cotton growing country, 28th big gold producing country, और गैस के खजाने उनके पास, यानी रिच कंट्री। फिर आगे कजाकिस्तान जाए, उसको कहते हैं ऑयल डोराडो ऑफ सेंट्रल एशिया। उनके 3-4 जो फील्ड्स हैं, पेट्रो कजाकिस्तान, तिंगीज़ और शकागान। शकागान के लिए वो कहते हैं कि इट इज़ 50 बिलियन जो बैरल तेल का ज़ख़ीरा है। इन एडवाइज विथ सऊदी जो सबसे बड़ा ऑयल फील्ड है, उसका मेरे ख्याल में 80 बिलियन बैरल है प्रोडक्शन। दे आर ऑल देयर। और हमारा उनके साथ अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए कि वी डोंट हैव गुड रिलेशनशिप विथ अफ़गानिस्तान। क्यों, डायरेक्ट तो है नहीं हमारा, थ्रू अफ़गानिस्तान और थ्रू चाइना, सिंकियांग से आगे। या एक छोटी सी पटड़ी है जो अनडेवलप्ड है, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान 3 मुल्क हैं, उसमें चाइना, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, वहीं से। और अभी तक जब तक आपके ताल्लुकात अफ़गानिस्तान के साथ सही नहीं होंगे, यू कैन नॉट टेक एडवांटेज फ्रॉम ऑल दीज ऑयल कनेक्शन, जो भी पाइपलाइंस और ये वो, उसमें बहुत बड़े मुल्क कॉम्पीट कर रहे हैं। पाकिस्तान है, इंडिया है, उसमें टर्किश है, उसमें चाइना है, उसमें ईरान है, उसमें रशिया है। इट इज़ अ न्यू इकोनॉमिक
ग्रेट गेम. सो आखिर में साईं थोरो वधायोसि. न अॻिते इहो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ इन जो थी वियो. This is concluding my remarks, sir. These are times for strategic maturity. Foreign policy is not a tool for survival. It is a mirror of national character. If we continue down the path of contradictions and dependency, we shall remain a peripheral actor in a fast-moving world. We should go for bold and serious reforms to claim our rightful role as a regional connector, cultural voice, and technological collaborator. At home, respect for the Constitution, democracy, civil supremacy, provincial rights is sine qua non for political stability and national strength. And that's all.